साइंस आईक्यू। तो सबसे पहले हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि है हमारा त्रिविम समाव्ययता का फर्स्ट टाइप ज्यामिति समाव्ययता। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम आपको समाव्ययता यानी कि आइसोमेरिज्म, जो हमने आपसे कहा था टू टाइप्स में डिवाइड है, संरचनात्मक समाव्ययता और त्रिविम समाव्ययता। वहां पे संरचनात्मक समाव्ययता के लगभग 5 टाइप्स थे, जिनको हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफाइन कराया है। ठीक है, आज है बारी हमारा त्रिविम समाव्ययता का फर्स्ट टाइप ज्यामिति समाव्ययता। इसको हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, एक इजी वे के साथ बताएंगे। तो ये टॉपिक आपके सीपी नेट, VHU, RUHS, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, साथ ही साथ क्लास 11-12 वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा कीमती टॉपिक है। ठीक है, और एक अच्छा टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है, सच्ची बता रही हूँ। आपको बस छोटा सा काम करना है, जिस कॉपी पर आप नोट्स बना रहे हैं उस कॉपी को उठा लेना है और जैसे जैसे हम यहाँ चीजों को पढ़ाते चले मेरे साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने आपको आइसोमेरिज्म बताया था यानी कि समाव्ययता बताया था, तो मैंने कहा था कि समान अणुसूत्र। समाव्ययता का मेन मतलब है बस कुछ ना हो लेकिन समान अणुसूत्र हो, दो या दो से अधिक जो यौगिक हम जहां पे लेते हैं उन यौगिकों का अणुसूत्र समान हो, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग हो, उसे ही कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, जहां पे संरचनात्मक समाव्ययता को जब हमने पढ़ाया तो मैंने आपसे बोला था कि अणुसूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे कई एक आपके थे, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कई टाइप से आपने आइसोमेरिज्म को पढ़ा है। वहां आपने देखा था सभी का अणुसूत्र समान था, लेकिन संरचना सूत्र की बात करें, चाहे हम IUPAC नेमिंग की बात करें, सबका डिफरेंट था। ठीक है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग ही होने वाला है। हमारा टॉपिक है त्रिविम समाव्ययता को लेके जरा देखिएगा। हमारा जो टॉपिक है वो है त्रिविम समाव्ययता, स्टीरो आइसोमेरिज्म। स्टीरो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समाव्ययता। त्रिविम समाव्ययता का मतलब होता है जब समाव्ययता शब्द जुड़ रहा है तो ये तो कंफर्म है कि अणुसूत्र समान होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अणुसूत्र होगा वो समान होगा, अणुसूत्र समान, और साथ ही साथ यहाँ पे समान होगी संरचना भी। संरचना जो इसकी है वो भी समान है। ठीक है, तो फिर अंतर किसमें, भिन्नता किसमें है? तो यहाँ पे जो भिन्नता है वो परमाणुओं के स्थान में है। यहाँ परमाणुओं की विभिन्न स्थान के तरीके से हम त्रिविम समाव्ययता को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि परमाणुओं की विभिन्न स्थानिक व्यवस्था ही हमारी त्रिविम समाव्ययता कहलाती है। यहाँ अणुसूत्र समान होता है, संरचना सूत्र समान होता है, और सही बात तो ये है हमारे समझ में जहां तक आता है वहां इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। अभी आप देखना कैसे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये चीज आपकी कंफर्म होती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी हम आपको दिखा दें, माना कि इस प्रकार से, ठीक है, कोई भी हमारा आइसोमेरिज्म हम ले लें। अच्छा, आप बताइए इसमें और इसमें कोई अंतर है? संरचना भी समान है, अणुसूत्र भी समान है, लेकिन अंतर किसमें है? संरचना कैसे समान है? A पर D यहाँ लगा तो A पर D यहाँ भी लगा, B पर C यहाँ लगा तो B पर C यहाँ भी लगा, लेकिन अंतर किसमें है? परमाणुओं की स्थानिक व्यवस्था में। परमाणुओं की स्थानिक व्यवस्था अलग अलग है। कैसे अलग अलग है?
यहाँ पे जो डी और सी है वो ऊपर साइड लगे हुए हैं, यहाँ पे और डी और सी है वो किधर साइड लगे हुए, नीचे साइड लगे हुए। बस ओनली ऑन स्थानिक व्यवस्था में अंतर है, वैसे सब कुछ समान है। ठीक है, इतनी चीज कंफर्म होती है। हम बात करेंगे ज्यामितीय समाव्यक्ता, जिसे कहा जाता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इट्स ओके। चलिए देखते हैं ज्यामितीय समाव्यक्ता को। देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, समान अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र। यहाँ पे अणुसूत्र भी समान होगा और संरचना सूत्र भी समान होगा। ऐसे यौगिक जिनमें दो आवंत के परता परमाणुओं या समूह की व्यवस्था भिन्न होती है, ज्यामितीय समाव्यक्ता कहलाते हैं। मेन चीज को पकड़िए, मेन चीज यहाँ पे है दो आवंत के परता। यहाँ पे जो यौगिकों के बीच, दो परमाणुओं के बीच जो आपका बंध होगा वो कौन सा होगा, दो आवंत। ठीक है, अणुसूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगी, की व्यवस्था भिन्न होती है, ज्यामितीय समाव्यक्ता कहलाती है। जरा गौर करेंगे, जब तक चीजें एक्सप्लेन ना हो एग्जाम्पल के थ्रू, तब तक उतना बेहतरीन नहीं समझ में आता है। एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। मेन चीज है कि ऐसे यौगिक जिनमें दो आवंत के परता, माना कि कार्बन कार्बन के बीच दो आवंत। अगर आप यहाँ पे सोचें कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और ज्यामितीय समाव्यक्ता हो, तो ये संभव नहीं है। कहीं सपोज दैट आपको एग्जाम्पल में, जब क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाए, ऑप्शन में पूछा जाए कि बताइए इसमें से कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन नाइट्रोजन के बीच या कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो वो हमारा ज्यामितीय समाव्यक्ता नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड से कभी भी ज्यामितीय समाव्यक्ता नहीं बन सकता है। तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड। आगे लिखा हुआ है परमाणुओं या समूहों की व्यवस्था भिन्न होती है, इनके परता। इनके परता का मतलब है यहाँ पे दो वैलेंस शीट पूर्ण हो रही है, दो वैलेंस शीट और पूर्ण करेगा, तो यहाँ पे जो ये परमाणु लगे होंगे इनकी व्यवस्था भिन्न हो। कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है। अभी एक्सप्लेन करते हैं, एक सेकंड का वेट करिए। यहाँ पे आपका H है, यहाँ आपका CH3 है, यहाँ आपका H है और यहाँ आपका CH3 है। यहाँ पे देखो ज्यामितीय समाव्यक्ता, सबसे मेन चीज कि यहाँ पे जो ऐसे यौगिक जिनके बीच दो आबंध हो, ठीक है, और उन परमाणुओं के परता जो परमाणु लगे हुए हैं वो भिन्न हो। आप कहोगे क्यों भाई, ये CH3 तो समान हो गए, भिन्न कैसे हो गए? तो हमारा कहने का मतलब है कि किसी एक कार्बन पर दो हमारे जो परमाणु लगे हुए हैं ये समान नहीं होने चाहिए। अगर अलग अलग कार्बन पर हमारे समान हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन पर हमारे समान हो सकते, लेकिन एक कार्बन पर हमारे समान परमाणु यदि है तो वो ज्यामितीय समाव्यक्ता नहीं हो सकता है। ये साइड से है, एक कार्बन दूसरा कार्बन, ये जो CH3 है वो इस कार्बन का है, ये जो CH3 है वो इस कार्बन का है। कहने का मतलब है कि साइड से हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पर हमारे समान परमाणु नहीं हो सकते। कैसे, जरा ध्यान देंगे। माना कि आपको एग्जाम में इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार से आपको पूछा जाता है कि बताइए क्या ये ज्यामितीय समाव्यक्ता है, तो आप तुरंत कर देंगे नो, क्योंकि इस कार्बन पर आप देखेंगे तो
तो हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एक कार्बन पर समान परमाणु अगर है तो हमारा ज्यामितीय समावयवता नहीं हो सकता है। अगर सेकंड कार्बन पे देखें तो आप देखेंगे कि अलग अलग है, अलग अलग दोनों पर होना चाहिए, एक के अलग होने से हमारा ज्यामितीय समावयवता नहीं माना जाएगा जब तक दोनों कार्बन से लगे परमाणु अलग अलग नहीं होंगे। दोनों कार्बन से लगे परमाणु जब हमारे अलग अलग होते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, ज्यामितीय समावयवता। साइड से समान हो चलेगा, तिरछे में समान हो चलेगा, लेकिन एक कार्बन पर समान परमाणु यदि होते हैं तो वो हमारा ज्यामितीय समावयवता नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सपोज दैट आपको कभी भी एग्जाम में ऑप्शन दे दिया जाए इस प्रकार से, ठीक है, माना कि आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन आपका ज्यामितीय समावयवता नहीं है, तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन पर समान परमाणु लगे हुए हैं। जब समान परमाणु लगे होते हैं तो वहां ज्यामितीय समावयवता नहीं होता। और भी एग्जाम्पल को देखेंगे, माना कि आपको इस प्रकार से एग्जाम में मिल जाए, ठीक है, यहां आपसे पूछा जाए कि बताइए ज्यामितीय समावयवता होगा या नहीं होगा, तो आप सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट कार्बन से लगे परमाणु, फिर देखेंगे सेकंड कार्बन से लगे परमाणु, यहां देखेंगे आप दोनों अलग अलग है, ठीक है, यहां देखेंगे यहां भी दोनों अलग अलग है, तो ये हमारा ज्यामितीय समावयवता हो जाएगा। ठीक है, और बाई चांस आपको यदि इस प्रकार से देखने को मिलता है, अगर आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है तो आप यहां देखेंगे फर्स्ट कार्बन से दोनों परमाणु अलग अलग है, तो दिमाग में इमेज बन रही है कि अभी तो ज्यामितीय समावयवता है, लेकिन जब सेकंड कार्बन पे देखेंगे जाकर के तो समान परमाणु लगे हुए हैं। जब समान परमाणु लगे हुए हैं तो ये हमारा ज्यामितीय समावयवता नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको इस प्रकार से देखने को मिले, अगर आपको इस प्रकार से देखने को मिले तो क्या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से दो जो परमाणु लगे हुए हैं ये अलग अलग है, इस कार्बन से लगे परमाणु अलग अलग है, तो ये ज्यामितीय समावयवता है। आप कहेंगे कि भाई ये समान मिल रही है, तो ये साइड से समान मिल रही है, ये इस कार्बन का हाइड्रोजन है और ये इस कार्बन का हाइड्रोजन है। मेन चीज है कार्बन कार्बन की, ठीक है, एक कार्बन पर समान परमाणु नहीं होने चाहिए। अगर एक कार्बन पर समान परमाणु निकलते हैं तो वहां पे हमारा हो जाएगा क्या, वहां पर हमारा ज्यामितीय समावयवता नहीं माना जाएगा। इट्स ओके, ये चीज आपकी कंफर्म होती है तो बहुत अच्छी बात है। बाई चांस डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसी एग्जांपल पे बात करें कि यहां साइड से जब हमारे समान परमाणु मिल जाते तो इसे क्या कहा जाता है, और अगर हमारे विपरीत तरीके से मिल जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। बाई चांस अगर यहाँ पे दोनों कार्बन से जो परमाणु लगे हुए हैं, जो समूह लगे हुए हैं, ये चारों अलग अलग हो तो इसको क्या कहा जाता है, जरा इस चीज पर ध्यान दें। ज्यामितीय समावयवता में होता क्या है कि जो कार्बन के परता जो हमारे परमाणु लगे हुए हैं ये भिन्न होने चाहिए, खास करके एक कार्बन का, यानी कि एक कार्बन पर समान परमाणु नहीं होंगे। अगर समान परमाणु है तो वो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपने देखा कि साइड से जब हमारे समान परमाणु मिलते हैं, विपरीत दिशा में समान परमाणु मिलते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है,
तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर इस प्रकार से हमारे समान परमाणु साइड से मिल रही है, ठीक है, तो पहली बात ये हमारा ज्यामितीय समावयवता है, दोनों कार्बन पर अलग अलग परमाणु लगे हुए हैं। इसको कहा जाता है, जब साइड से समान परमाणु लगे होते हैं तो कहा जाता है सिस। क्या कहा जाता है? सिस, जिसे आपने हिंदी में लिखा देखा होगा, ये शी बनी हुई है, ठीक है, CIS, जिसमें आपने हिंदी में लिखा देखा होगा समपक्ष। ये हमारा समपक्ष समावयवता माना जाएगा। और अगर हम देखें, एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं, इस कार्बन पर जो ये परमाणु लगे हुए हैं, हम इनको स्विच भी कर सकते हैं। स्विच का मतलब है हम इसको बदल भी सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, दोनों कार्बन के एक साथ परमाणु को हम स्विच नहीं कर सकते। एक कार्बन का ही परमाणु हम एक बार में बदल सकते हैं। आप कहो कि दोनों कार्बनों के परमाणु को एक साथ बदल दें, तो ये संभव नहीं है। बदलने का मतलब क्या है? माना कि फर्स्ट वाला कार्बन जिससे एक CH3 लगा हुआ है और H लगा हुआ है, ये हमारा जैसे का तैसा, और डबल बॉन्ड C, ये वाला हमारा हाइड्रोजन ऊपर और CH3 नीचे आ जाता है। ये होता है स्विच, यानी कि बदलना। आप चाहते कि ये दोनों एक साथ बदल देते, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही परमाणु का बदला जा सकता है एक बार में। अब आप देखेंगे, अभी ये साइड से समान थे, अब विपरीत दिशा से समान हो गए। देख सकते, अब इस प्रकार से ये समान हो गए, ठीक है। जब इस प्रकार से हमारे समान परमाणु मिल जाते हैं तो इसको कहा जाता है ट्रांस, ठीक है, इसको कहा जाता है ट्रांस, जिसे हिंदी में कहा जाता है विपक्ष, जिसे हिंदी में कहा जाता है विपक्ष। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। सपोज दैट इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से यदि आपको देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं ये समपक्ष है या फिर विपक्ष है। सबसे पहले आपको देखना होगा क्या ये आइसोमेरिज्म है, वो भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आप कहेंगे बिल्कुल है भाई, दोनों कार्बन से अलग अलग परमाणु जुड़े हुए हैं और साइड से हमारे समान परमाणु लगा हुआ है। जब साइड से समान परमाणु लगा हुआ है तो इसको कहा जाएगा सिस। क्या कहा जाएगा? सिस समावयवता, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, समपक्ष समावयवता। तो अब आप कहेंगे कि यहां तो था ही नहीं, एक से मतलब है मुझे, एक साइड अगर हमारा आ जाता है समान तो वो हमारा माना जाएगा समपक्ष समावयवता। और भी एग्जांपल देखते हैं इसके। बहुत सारे आपके सामने एग्जांपल हो सकते हैं। माना कि इस प्रकार से अगर इस प्रकार से होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा समपक्ष समावयवता, यानी कि सिस, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हमारा सिस हो जाएगा। और अगर हम यहाँ क्या करें, इस प्रकार से कर दें तो ये हमारा तुरंत क्या हो जाएगा? विपक्ष हो जाएगा, यानी कि ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में समान मिल रहे हैं। और जब साइड से हमारे समान मिलते हैं तो सिस होता है, और विपरीत दिशा में जब हमारे समान मिलते हैं परमाणु तो ये हमारा ट्रांस हो जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए समपक्ष का कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा उदाहरण है, या फिर विपक्ष का कौन सा है। तो बस इतना याद रखना, जब साइड से होते हैं दो कार्बन के परता, साइड से जब परमाणु समान होते तो उसे कहा जाता है समपक्ष, और जब विपरीत में होते तो उसको कहा जाता है विपक्ष, यानी कि ट्रांस। सिस और ट्रांस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अगर डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से होता है, अगर आपका इस प्रकार से होता है, तब आप क्या करेंगे? अभी आपने देखा साइड से समान था, विपरीत दिशा में भी समान था, तो हम सिस और ट्रांस का यूज कर रहे थे। लेकिन अगर हम देखेंगे चारों कोने में अलग अलग परमाणु लगे हुए हैं, तो हम इसे सिस मानेंगे या फिर ट्रांस मानेंगे। ये एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इस प्रकार से भी तो हमारा ज्यामितीय आइसोमेरिज्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन लगे हुए हैं, दो आबंध यौगिक है हमारा, और जहां पे विपरीत भिन्न प्रकार के हमारे परमाणु लगे हुए हैं, तो ये तो अच्छा खासा और ज्यामितीय समाव्यक्ता हो जाएगा। लेकिन हम इसे ट्रांस में ले जाएंगे या फिर सिस में ले जाएंगे, तो इसके लिए एक पद्धति पढ़नी होती है, एक सिस्टम पढ़ना होता है, जो हमारा होता है EZ संकेतिक पद्धति। हेड लगाएंगे सभी स्टूडेंट्स, EZ संकेतन पद्धति। देखो EZ संकेतन पद्धति हमें बताती है कि अगर दो आबंध कार्बन या फिर कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन के परता सभी परमाणु जो लगे हुए हैं वो अलग अलग है, तो यहाँ पे हमें EZ पद्धति को पढ़ना होता है, और ये हमें बताती है कि हमारा सिस है या फिर ट्रांस है। देखो अगर हम E की बात करें तो E हमारा है, E जो है वो हमारा है ट्रांस जैसा, ठीक है, और ट्रांस जैसा E जो है वो है हमारा ट्रांस जैसा, और Z है हमारा वो है सिस जैसा। ये चीज याद रखना, ये है हमारा E ट्रांस जैसा और सिस जैसा है हमारा Z। लेकिन भाई हम यहाँ कैसे इस चीज को जानेंगे कि E क्या है और Z क्या है? तो देखो, जब हमारे, बड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना, जब कार्बन परमाणुओं के परता जो परमाणु लगे हुए हैं ये सभी हमारे भिन्न हैं, यानी कि अलग अलग हैं, तो उस टाइम जो प्राथमिकता दी जाती है वो परमाणु भार को दी जाती है। ऐसी स्थिति में जो हम प्राथमिकता देंगे, या हम बोले जो वरीयता देंगे, जो हम प्राथमिकता देंगे वो देंगे परमाणु भार को। किसको देंगे? परमाणु भार को। कैसे? अगर कार्बन परमाणुओं के परता लगे चारों जो भिन्न परमाणु हैं, अगर हमारे साइड से दोनों का परमाणु भार ज्यादा आता है तो हमारा होगा क्या? तो हमारा हो जाएगा सिस, और अगर विपरीत दिशा में आते तो हमारा हो जाएगा ट्रांस। समझे मेरी बात को? कार्बन जो दो आबंध कार्बन परमाणु है, इसके परता जो हमारे लगे हुए हैं चार परमाणु, अगर साइड से इनका परमाणु भार ज्यादा है तो हमारा हो जाएगा जेड यानी कि सिस, और अगर विपरीत दिशा में ज्यादा है तो हमारा हो जाएगा ई यानी कि ट्रांस। जरा एग्जाम्पल पर गौर करेंगे तब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन ये चीज याद रखना, EZ संकेतन पद्धति में जो प्राथमिकता दी जाती है वो परमाणु भार को दी जाती है। चलिए कैसे? अभी हमने थोड़ी देर पहले ये एग्जाम्पल लिया था। यहां आप देखेंगे दो आबंध कार्बन परमाणु जिसके परता जो भी लगे हुए हैं, जो भी हमारे परमाणु लगे हुए हैं, ये कैसे अलग अलग है। इस स्थिति में हम इनके परमाणु भार को देखेंगे। फर्स्ट वाले उसमें देखेंगे कार्बन में, तो ब्रोमीन का परमाणु भार और क्लोरीन के परमाणु भार में भार किसका ज्यादा होता है? ब्रोमीन को। तो यहाँ फर्स्ट कार्बन पर प्राथमिकता किसे मिली? ब्रोमीन को। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सबसे ज्यादा
परमाणु भार किसका होता है? आयोडीन का। किस स्थिति में हमारे परमाणु भार अधिकतम है? एक विपरीत दिशा में। किसमें है? विपरीत दिशा में। तो ये हमारा ई माना जाएगा, यानी कि ट्रांस माना जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो कार्बन है हमारे, इनसे लगे जो ये परमाणु है, इनके परमाणु भार को देखना है। क्लोरीन का परमाणु भार कम होता है, ब्रोमीन का परमाणु भार अधिक होता है। ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ पे हमारा प्राथमिकता इसको दी जाएगी। यहाँ देखेंगे तो आयोडीन का परमाणु भार ज्यादा होता है, तो वरीयता इसको मिलेगी। यहाँ पे दोनों कार्बन पर हमारा देखा जाएगा एक विपरीत दिशा से प्राथमिकता मिल रही है, तो ये हमारा ई यानी कि ट्रांस माना जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल को देखिए। और भी आप एग्जांपल को देख सकते हैं, माना कि इस प्रकार से। चलो इसको लेते हैं, हटिए, C6H5 सब छोड़िए। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताइए सिस होगा या फिर ट्रांस होगा, तो मेन चीज है आप देखेंगे दोनों कार्बन के परता जितने भी हमारे परमाणु लगे हुए हैं सभी भिन्न हैं, सभी अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में आप वरीयता किसको देंगे? यानी कि सिस को देंगे या फिर ट्रांस को देंगे? तो वहां मुझे देखना होगा कि जो कार्बन से हमारे परमाणु लगे हुए हैं उनका परमाणु भार किसका ज्यादा है। इस कार्बन से ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस कार्बन से, यहाँ इस पूरे को नहीं लेंगे, जिससे बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड किससे बना? कार्बन से बना। मुझे हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, कार्बन से लगा कौन सा परमाणु है, तो कार्बन ही लगा हुआ है। तो यहाँ पे वरीयता किसको मिलेगी? कार्बन को, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और इसका 1 होता है, तो इस पे यहाँ वरीयता मिल जाएगी। यहाँ देखेंगे तो ये भी वरीयता के लिए और ये भी वरीयता के लिए, तो हम इसी को वरीयता देंगे। आप देखेंगे एक समान स्थिति में वरीयता मिल रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, यानी कि सिस हो जाएगा। देखो ऐसी स्थिति में जब आपको समान मिल जाए तो उसके आगे वाले को देख लिया करो। यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ क्या है? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार ज्यादा होता है, तो हमारा एक साइड से वरीयता, एक साइड से प्राथमिकता मिल रही है, क्योंकि यहाँ भी ऊपर है और यहाँ भी ऊपर प्राथमिकता, परमाणु भार ज्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, यानी कि सिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी एग्जांपल को समझ लीजिए। माना कि इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिलता है, अगर आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है और पूछा जाता है कि बताइए ये जेड है या फिर ई है, तो आप देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन में परमाणु भार किसका ज्यादा होता है? कार्बन का। यहाँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखेंगे परमाणु भार किसका ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का। तो यहाँ साइड से हमारे परमाणु भार अधिकतम है, तो ये क्या माना जाएगा? हमारा जेड माना जाएगा। अगर इसी प्रकार से विपरीत में होते तो हमारा ई माना जाता। ठीक है, इस स्थिति में जब कार्बन परमाणुओं के परता लगे परमाणु अलग अलग हैं और उस टाइम जो हम देखते हैं वो देखते हैं परमाणु भार को, यानी कि प्राथमिकता दी जाती है वो परमाणु भार को दी जाती है। इट्स ओके। एक चीज और आप लोग समझेंगे, यहां से एक चीज और समझेंगे, अगर इस प्रकार से हो, ठीक है, जरा समझिएगा ध्यान से, नहीं सॉरी,
ये बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको पता है कि 2 स्पर्म लोन पेयर होते हैं, ठीक है, 2 स्पर्म क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अच्छा ये बताइए, इस प्रकार से अगर है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये सिस होगा या ट्रांस होगा, तो आप अपने आप समझ सकते हैं ये सिस होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइड से हमारे परमाणु समान मिल रहे हैं, तो यहाँ इजेड का कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्वेश्चन किया जाता है सबसे पहले कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता होंगे या नहीं होंगे, तो भाई बिल्कुल होंगे, क्योंकि यहाँ CH3 और यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ लोन पेयर और H लगा हुआ है, हमारे अलग अलग कार्बन पर परमाणु लगे हुए हैं, तो ये हमारा ज्यामितीय समावयवता होगा। इस प्रकार से नाइट्रोजन का भी हमें मिल सकता है देखने को। अभी आपने कार्बन कार्बन का देखा, अब कार्बन नाइट्रोजन का देख लीजिए। कार्बन नाइट्रोजन का इस प्रकार से मिल सकता है आपको, और जिसमें कभी पूछा जा सकता है सिस या ट्रांस के बारे में, तो ये हमारा सिस होगा, क्योंकि साइड से हमारे क्या है, साइड से हमारे समान परमाणु है। अच्छा एक बेहतरीन एग्जांपल को देखिएगा जरा, देखना इस प्रकार से हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, और यहां पर आपका है ट्राइटियम, ठीक है, और यहां पे हम क्या ले लेते हैं, माना कि यहां भी हमने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, तो भाई यहां दूर से लग रहा है कि ये समपक्ष होगा, ई होगा, लेकिन यहां ये चीज छोड़िए, एक सेकेंड। पहली बात, अगर आपको यहाँ टी मिल जाता है और आपसे पूछा जाता है बताइए ज्यामितीय समावयवता के बारे में, तो पहली बात ये ज्यामितीय समावयवता होगा ही नहीं। आप पूछेंगे क्यों? देखो डी का मतलब है ड्यूटीरियम और टी का मतलब है ट्राइटियम, समझना मेरी बात को, ये टी का मतलब है ट्राइटियम, ट्राइटियम होता है 1H3, जिसे 1T3 भी लिखा जाता है। इसका परमाणु भार कितना होगा? इसका परमाणु भार होगा 3, लेकिन ज्यामितीय समावयवता नहीं हो सकता, क्योंकि एक कार्बन पर समान प्रकार के हमारे परमाणु मिल गए हैं, इसलिए, ठीक है, ये नहीं हो सकता ज्यामितीय समावयवता। और आपको यहाँ बाई चांस पूछा जाता है कि बताइए सिस होगा या ट्रांस होगा, तो आप देख सकते हैं चारों पर अलग अलग लगे हुए हैं, तो यहाँ पे इसका होता है 3 और इसका होता है 12, ठीक है भाई। ड्यूटीरियम में ड्यूटीरियम का 2 होता है, इसका 1 होता है परमाणु भार, तो वरीयता मिलेगी साइड से। जब वरीयता साइड से मिलेगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर बाई चांस इस प्रकार से आप देखने को मिलता है, ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है और कहा जाता है कि बताइए यह ज्यामितीय समावयवता होगा या नहीं होगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, तो आप आगे मत पढ़ना, गलत कर देना। सबसे पहले ही नजर डालना कि भाई कार्बन के परता लगे परमाणु समान है, एक कार्बन पर कभी समान परमाणु नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे, उसके बाद आपको सिस ट्रांस पूछा जाता है, तो आप देखेंगे सिस तब होता है जब साइड से समान हो हमारे, ठीक है। कैसे हो? इस प्रकार से जब साइड से समान परमाणु होते हैं तो सिस होता है, और अगर विपरीत दिशा में हमारे समान होते हैं तो ये हमारा ट्रांस होता है। और जब चारों ही अलग अलग होते हैं, जब इस टाइम हमारे चारों अलग अलग होते हैं, तब क्या होता है? तब वरीयता दी जाती है परमाणु भार को। परमाणु भार यदि ऊपर वाले में अधिकतम है दोनों में, तो हमारा ट्रांस यानी कि सिस यानी कि जेड माना जाएगा, और नीचे है तब भी हमारा क्या माना जाएगा?
तब भी हमारा जेड माना जाएगा। अगर विपरीत दिशा में है तो हमारा ई माना जाएगा। ये है हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समाव्ययता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट है आपका प्रकाशिक समाव्ययता। प्रकाशिक समाव्ययता को यदि पढ़ना चाहते हो, नेक्स्ट पार्ट यदि पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को जम करके शेयर कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और आज की वीडियो में जम करके लाइक भी कर देना। ठीक है, और आपसे हमारा प्रॉमिस है कि आपको क्लास कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, चाहे 4 स्टूडेंट्स पढ़े चाहे 400 स्टूडेंट्स पढ़े, क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। इसी के साथ अगर आप पढ़े वीडियो को पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें। डेली शाम 6 बजे हमारी लाइव स्ट्रीम चलती है जहां पे एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि एक होमवर्क समझ करके कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, कहाँ चीजें आपको समझ में नहीं आई या समझ में पूर्णता आ गई। हर तरीके का कमेंट हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हमने पीडीएफ अपलोड कर दी है कई एक क्लासों की, तो पीडीएफ का भी आप एंजॉय अगर उठाना चाहते हैं तो ग्लोबल साइंस IQ चैनल को सर्च करना, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को अंत तक देखने के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।